हर जगह सुनते पढ़ते देखते आए होंगे। तो आज हमारे साथ जो जुबैर अहमद जी हैं, वो लगातार इस पूरे मुद्दे को, कश्मीरी पंडितों के मुद्दे को 1990 के दशक से कवर करते आ रहे हैं। तो सर, जब आप वहां 1990 के दशक में पहुंचे, उसके आसपास पहुंचे, तो आपने कश्मीर और कश्मीरी पंडितों को कैसे देखा था? देखिए, ये जो अभी मुद्दा है इस वक्त, तो जो काफ़ी हेडलाइंस में है, सुर्खियों में है, उसकी वजह ये है कि कश्मीर फाइल्स जो फिल्म आई है और उस पर प्रतिक्रियाएं हर तरह की आ रही हैं। और जैसे कि हमारी स्टोरी में भी कश्मीर से, जम्मू से प्रतिक्रियाएं आई हैं, वो हमारी वेबसाइट पे अगर पाठक जाएंगे तो पढ़ सकते हैं, और उसमें वीडियोस भी हैं। तो वो स्टोरी जो है वो फिल्म की पलायन के ऊपर है, जो कश्मीरी पंडितों ने की 1990 जनवरी से। तो मैं 90 से तो जा रहा था कश्मीर, मैं तब टाइम्स ऑफ इंडिया में था, और लेकिन जब मैं एक ख़ास इलाके में गया जिसका नाम श्रीनगर में है रैनावाड़ी, मोहल्ला है बड़ा, जिसमें कश्मीरी पंडितों का मोहल्ला कहा जाता था वो। तो मैं पलायन के 1 साल के बाद 91 में मैं वहाँ गया, और वो ऑब्वियसली उसमें पूरे बीएसएफ के लोग वहाँ पर तैनात थे, और मुझे एक्सेस मिला। मैंने उनके घरों को जाकर देखा, और दरवाजे खुले हुए थे, घरों के अंदर सामान बिखरे पड़े हुए थे चारों तरफ, और जैसे कि खाना अगर बन रहा है तो अधूरा देख में खाना बना हुआ अधूरा, वैसे ही चप्पल इधर गिरे हुए, कपड़े फेंके हुए इधर। ऐसा लग रहा था कि भूकंप सा आ गया है, और लोग अचानक से जब भूकंप आता है तो लोग घरों को छोड़कर भागते हैं। बिल्कुल वैसे ही समय था, और एक ही घर में नहीं, कई घर में मैं गया और यही देखा मैंने। तो हमें जब बीएसएफ के कमांडेंट थे, मैंने कहा कि ये लोग गए कहाँ, ऑब्वियसली जम्मू ही गए। तो उन्होंने कहा कि हमें तो नहीं मालूम कहाँ गए हैं, लेकिन इनके घरों की रखवाली हम कर रहे हैं। वो जम्मू से भी आते हैं, वो दिल्ली से भी आते हैं, और उनके फ़ोन आते हैं। वो ख़ुद तो बहुत कम उस वक्त आ पा रहे थे जब मैं गया था, उस वक्त उनका वापस लौटना वहाँ मुश्किल था, लेकिन वो फ़ोन करके ख़बर लेते थे कि हमारा घर सेफ़ है कि नहीं है। उसके पहले जब मतलब 90 से 91 तक बहुत सारे ऐसे किस्से हुए जिसमें कश्मीरी पंडितों की हलाकतें हुई, उनको मारा गया बहुत सारे लोगों को, और उसमें उनके घर भी जला। हमने ऐसे भी घर देखे थे रैनावाड़ी में जो जला दिए गए थे। और फिर ये भी बात आती थी कि जो मिलिटेंट आउटफिट्स थे वहाँ के उस वक्त सक्रिय थे, तो उनकी तरफ से ये बात आती थी कि पंडितों को वार्निंग दी जाती थी कि आप या तो आज़ादी की मांग में हमारा साथ दो, वरना या वैली छोड़कर चले जाओ। लेकिन एक बात का ऐसा भ्रम सा बना हुआ है कि ये पूरी बात जो है पलायन की, वो 1990 में 19 जनवरी या 20 जनवरी की है, या 1 साल, 2 साल, 5 साल की है। लेकिन आप क्या देखते, आप तो उस दौर को कवर कर चुके हैं, तो क्या ये 1 साल 2 साल का मसला था, या ये पुराना कोई चला आ रहा था और बाद में इस तरह की शक्ल ले ली इसने? देखिए, 1989 में, मतलब 90 से 1 साल पहले, जब ये एकदम से वैली में आर्म्ड इंसर्जेंसी शुरू हुई, जब लोगों ने बंदूक उठा लिए, उसके बाद से ही कश्मीरी पंडितों के अंदर भय सा पैदा हो गया, और 90 जनवरी से पलायन भी इनका शुरू हुआ। काफ़ी लोग 90 में ही गए। अब मैं कहूँगा कि अक्सरियत जो उनकी है वो 90 में चली गई, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके बाद से पलायन रुक गया। पलायन होता रहा सालों तक, और कुछ लोग ये सोच रहे थे कि भाई अभी हम थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं, शायद माहौल ठीक हो जाए तो हम, ठीक हो गया तो नहीं जाएंगे। कुछ लोग चले गए जम्मू और दिल्ली के, कुछ माहौल ठीक हो जाएगा तो हम वापस लौट जाएंगे। तो ऑब्वियसली ये सिलसिला जारी रहा है कई सालों तक। और जब ये जम्मू, लखनऊ, दिल्ली, इन सब जगहों पर आके रहने लगे, कैंपों में कुछ अपने रिश्तेदारों के यहाँ रहने लगे, तो उनको धीरे धीरे समझ में आया कि माहौल सही नहीं हुआ है, बल्कि और बिगड़ता ही जा रहा है। और वो आज तक इंतज़ार, 30-32 साल हो गए, आज तक इंतज़ार कर रहे हैं कि वो अपने घरों को कब वापस लौटेंगे। आंकड़ों पर भी बहुत कन्फ्यूज़न है, तरह तरह के आंकड़े बताए जाते हैं, संख्या लाखों में तो कोई। देखिए, उस वक्त जो मैंने कवर किया था तो 3 लाख की जो संख्या थी पलायन करने वाले कश्मीरी पंडितों की, इसमें लोगों का एक तरह से अग्रीमेंट था कि 3 लाख से थोड़ा ज़्यादा लोग पलायन कर चुके हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और जो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट से में जो रजिस्टर्ड हैं फैमिलीज़, वो मेरे पास आंकड़े हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जारी किए हैं मार्च 2021 में। वो 44,167 कश्मीरी माइग्रेंट फैमिलीज़ हैं जो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के साथ रजिस्टर्ड है। और ये परिवार
तो ऑब्वियसली अगर एक परिवार में 3-4 लोग रहते तो 1.5 लाख से ज़्यादा हो गए। लेकिन सिर्फ जम्मू कश्मीर के ही सरकार के इसमें रजिस्टर्ड नहीं है, दिल्ली में भी हैं बहुत सारे, और शहरों में हिंदुस्तान के हैं, और कुछ तो देश छोड़ के भी गए हैं, वो भी हैं। तो कुछ परिवार ऐसे भी हैं सर जो वहां पे रुके हुए हैं। बिल्कुल। जो परिवार 800 ऐसा आंकड़ा देते हैं संजय टिक्कू जी जो कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति के हैं, बताते हैं कि 808 परिवार अभी भी वहां रह रहे हैं। वो भी लगातार अपनी मांग सरकारों से रखते हैं। वो कहते हैं कि कई सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो विस्थापित कश्मीरियों को तो मिलती हैं, उन्हें नहीं मिल पाती हैं। बिल्कुल। मैं इनफैक्ट 2016 में मैं जब गया था वैली, तो मेरी स्टोरी यही थी कि वहाँ जो लोग पलायन नहीं कर पाए उनका क्या बना, वो क्या कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, कितना उनके अंदर खौफ है, भय है, कितना डर है उनके अंदर, किस तरह से ज़िंदगी अपनी गुजार रहे हैं। तो मैं कई पंडित फैमिलीज से मिला, गाँव में मिला, श्रीनगर में मिला, तो और आपने टिक्कू साहब का जिक्र किया, उनसे भी मिला। अंदर अंदर गांव में जाकर मैं कश्मीरी पंडितों से मिला, तो मैंने ये पाया कि एक मतलब वो जो लोग रह रहे हैं वो कुछ वहाँ पलायन नहीं किया, कुछ की मजबूरी थी कि नहीं कर पाए, कुछ का ये कहना था कि ये मेरी सरज़मीन है, यहीं हम पैदा हुए, यहीं हमारे पूर्वज रहते थे, यहाँ से हम नहीं जाएंगे कुछ भी हो जाए। कुछ जो है वो इंटरनल माइग्रेशन हुआ है, मतलब ये कि कश्मीर के वैली के एक शहर से या गांव से दूसरे गांव में चले गए या दूसरे शहर में चले गए, लेकिन वो वैली को छोड़कर नहीं गए। तो इंटरनली डिस्प्लेस्ड कश्मीरी माइग्रेंट्स भी हैं जिनका जिक्र कम ही लोग करते हैं। तो इनकी संख्या जो है वो 3000 से 5000 बताई जाती है, और वो एक ख़ास जगह पे नहीं रहते हैं, वो स्कैटर्ड है पूरे वैली में। आपको गांव में मिलेंगे, आपको शहर के अंदर भी मिलेंगे, लेकिन ज़्यादातर गांव में वो लोग हैं जो पंडित जो नहीं जा पाए। और ऑब्वियसली उनके जो पड़ोसी हैं वो सब मुसलमान हैं, तो उनको एक तरह से वो बना के ही रखते हैं और मिलजुल कर रहते हैं। हो सकता है उनकी मजबूरी हो मिलजुल कर रहना। जितना मैंने देखा है उसमें यही मैंने पाया कि एक तरह से एक साथ मेल मिलाप से रह रहे हैं, लेकिन उनकी समस्याएं हैं, वाजिब समस्याएं हैं जिस पर लोगों का, प्रशासन का भी और समाज का भी ध्यान नहीं जा रहा है। वो ये है कि उनके अब जैसे उस वक्त मैं जब गया था तो 800 से 900 यंग लोग हैं वहाँ पर जो शादीशुदा, शादी के योग्य हैं, उनकी उम्र हो चुकी शादी की। उनके लिए लड़के नहीं मिल रहे हैं वैली के अंदर। ऑब्वियसली वो बाहर जाएंगे, कश्मीरी पंडित समाज जो दूसरी जगहों पे है, पर वो थोड़ा सा कल्चरल एक गैप सा आ गया। जो लोग बाहर रह रहे हैं, जो पैदा हुए बाद में 1990 के बाद, वो अब शादी करने लायक हो गए, तो वो कश्मीर के अंदर जो कश्मीरी पंडित लड़के हैं उनसे बहुत ज़्यादा शादियां नहीं हुई आपस में। और एक रोजगार का भी बड़ा मुद्दा है, रोजगार का भी मुद्दा। वो बता रहे हैं कि जो उनके बच्चे हैं जो वहाँ पर परिवार रह रहे हैं, उनकी उम्र निकलती जा रही है सरकारी नौकरियों की। वो उनकी मांग रही है कि हमें भी उन सरकारी नौकरियों में जो विस्थापित कश्मीरी पंडितों के परिवारों को दी जाती है, उन्हीं में से हमें भी नौकरियां दीजिए। तो कह रहे हैं अब उम्र निकल रही है, तो भाई हमारे लिए कोई रोजगार की व्यवस्था करो। ये बिल्कुल वाजिब, ये मांग उनकी रही है। उनको जो भी अपना फैमिली बिजनेस है उनमें गुजारा करना पड़ता है, उनको उनकी ज़मीनें, खेती है, वो चला रहे किसी तरह से काम। बेरोज़गारी है, चूँकि बहुत छोटा सा समुदाय है, इसलिए लोगों का शायद ध्यान नहीं जा रहा होगा। एक और समस्या जो उनके साथ जो पेश आ रही है वो कि मंदिर तो है लेकिन पुजारी नहीं है। तो अगर आप शादी का समय हो या और खुशी का मौका है, जहाँ धार्मिक अवसर है, तो उसमें पंडित, उसमें जो प्रीस्ट हैं वो मिलना मुश्किल हो जाता है। जब लोगों की मौत होती है उस वक्त जब ज़रूरत पड़ती है तो जम्मू से मंगाना पड़ता है इनको। ये एक बहुत बड़ी समस्या उनके साथ है और जिसको वो जूझ रहे हैं। अब देखिए सर, इतनी बातें इर्द गिर्द हो गई कि क्या कश्मीरी पंडितों की वहाँ समस्याएं और पंडित किस हालात में छोड़कर गए थे। अब बहुत सारे दावे वादे भी किए जाते हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वहाँ की राज्य सरकार हो। तो उन दावों वादों को हमने तो सर अपने एज में जो पढ़ा लिखा देखा है और वीडियो रिपोर्ट्स देखे हैं उसमें से हम समझ पाए। आपने क्या देखा है कि कश्मीरी पंडितों या जो बाहर चले गए, जम्मू में रह रहे हैं या दिल्ली में रह रहे हैं, लखनऊ में रह रहे हैं, जयपुर में रह रहे हैं, उनके लिए सरकारों ने क्या किया? देखिए, सरकारों ने बिल्कुल कुछ नहीं किया, ये भी सही नहीं है ऐसा कहना। 2004 से अगर कांग्रेस लेड गवर्नमेंट की अगर बात करें तो उन्होंने एक पीएम के तहत स्कीम बनाया था। वहाँ पर
हाउसिंग हाँ, पीएम रिलीफ पैकेज, पीएम रिलीफ पैकेज, उसमें और भी कैश का भी था, और आपके घर अगर वापस जाना है तो क्या वो ट्रांजिट कैंप में आपको रखेंगे। आइडिया ये था कि पहले ट्रांजिट कैंप्स बनाए जाएंगे, मतलब वो पक्के घर होते थे, तो वो श्रीनगर में और दूसरे शहरों में बनाए उन्होंने। पूरी तरह से नहीं बने, लेकिन जो 6-7 हज़ार बनाए उस वक्त, उसके बाद वहाँ जो बाहर से रोजगार के लिए आ रहे थे, रोजगार के लिए आ रहे थे, वो ट्रांजिट और कैंप, दूसरा उनके लिए वो भी था, और ये कि वो इवेंचुअली अपने घरों को, जहाँ से वो वैली से पलायन करके गए थे, अपने घरों को वापस जाएंगे, और उनके घर अगर ख़राब हालत में हैं तो उनकी मुरम्मत के लिए सरकार पैसे देगी। ये सब योजनाएं हैं। तो जो मेरे पास आंकड़े वो ये हैं कि गवर्नमेंट जॉब्स जो दिए हैं गवर्नमेंट, अभी तक जब मोदी सरकार आई तब से 3,800 लोगों को जॉब मिला है, और जब ये 370 आर्टिकल 370 जब हटाया गया, उसके बाद से 520 कैंडिडेट्स हैं जो वापस रिहैबिलिटेशन पैकेज लेकर गए हैं कश्मीर, और वहाँ रह रहे हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन ये गवर्नमेंट जॉब्स की बात है। तो अब ये होता ही है कि वो ट्रांजिट कैंप्स में रहते हैं, अपने परिवार को छोड़ के वो वहाँ आकर अकेले रहते हैं, और उनको मतलब सिक्योरिटी तो है, लेकिन वो टीचर हैं या गवर्नमेंट जॉब में काम करते हैं, तो उनको दिक्कतें तो होती हैं। वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नहीं है कि वो अपने घरों को, समाज में जाके वापस हों। वो ट्रांजिट कैंप में तो रह रहे हैं, लेकिन समाज में जाके फिर से मिलजुल कर रहे, वो कॉन्फिडेंस अभी तक नहीं आया उनके अंदर। और सरकार की यहाँ पर फेलियर है। सरकार ने अभी तक ऐसा माहौल, कोई भी सरकार हो, इतनी सरकारें आई हैं पिछले 30 सालों में, उन्होंने ऐसा कोई माहौल अभी तक नहीं बनाया कि कश्मीरी पंडित जाकर वहाँ दोबारा अपने घरों को रिक्लेम करें और रहे। कुछ तो लोगों ने बेच भी दिए। नैरेटिव की बात आप कर रहे थे, नैरेटिव 2 तरह का है कश्मीर में, और मैं एक ऐसे मौके पर गया जहाँ पे कश्मीरी पंडित और कश्मीरी मुसलमान आपस में बातें कर रहे थे, कहवा पी रहे थे और ठहाका वो स्टोरी मैंने पढ़ी थी आपकी जी। तो अब वहाँ बात जो मंदिर सामने है, वहाँ पर बहुत प्राचीन काल का मंदिर था, तो माहौल बड़ा अच्छा लग रहा था। तो हमने बात सुनी, उनकी बात निकली, तो उसमें जो कश्मीरी पंडित थे वो ये कह रहे थे कि आपके अंदर कलेक्टिव गिल्ट नहीं है, मतलब आप सामूहिक तरीके से मुसलमान कश्मीर का ये अपनी गलती का एहसास को नहीं हुआ कि कश्मीरी पंडितों ने पलायन किया, तो और ये आपकी गलती है, आप इसको अभी भी मान लें कि आपने गलती की है। कश्मीरी मुसलमानों का ये तर्क है कि भाई हम खुद डरे हुए थे, मिलिटेंट्स हमें भी मार रहे थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो सक्रिय कार्यकर्ता थे वो भी पिट रहे थे, बहुत सारे मुस्लिम लीडर्स भी मारे गए। तो उनको भी डर था इस बात का कि मिलिटेंट्स उन पे भी आक्रमण करते हैं, तो वो डर से साथ नहीं दिया। लेकिन ये बात वो कुछ लोग तस्लीम करते हैं कि शायद वो कुछ और कर सकते थे, उनको रोकने की और कोशिश कर सकते थे। इसी तरह से मैंने जब हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की लीड, आप जब भी जाएंगे कश्मीर तो कश्मीर के आम मुसलमान ये कहते हैं कि भाई पंडितों का अपना घर है, उनको वापस आना चाहिए। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जो एक सेपरेटिस्ट अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, उनका भी यही कहना कि भी हम तो चाहते हैं कि वो लोग वापस आ जाएं। लेकिन जब 1-2 नेताओं से जब मैंने इंटरव्यू किए हाल में, मैंने उनसे पूछा कि भाई आप इतना हड़ताल करते हैं वैली में अलग अलग मुद्दों पे, तो कभी आप, अगर आप चाहते हैं कि पंडित वापस आया, तो कभी आपने उनके हक में कि वो घरों को अपने वापस आए, ऐसी कोई हड़ताल की है आपने? तो उनके पास कोई ख़ास जवाब इसका नहीं। तो ऑफकोर्स वो चाहते होंगे कि वापस आ जाए, लेकिन उनकी तरफ से कोई कोशिश समाज की तरफ से नहीं हुई। सरकारें भी अभी तक, अभी प्रधानमंत्री मोदी ने 2015 में ऐलान किया था कि हम एक स्मार्ट सिटी बनाएंगे जिसमें कश्मीरी पंडितों को जाकर बसाएंगे, वैली के अंदर बनाएंगे। वो कहाँ गया है? वो अभी तक नहीं बना है। तो वादे सभी सरकारों ने किए हैं, कुछ काम हुए हैं। और ये जो सरकारों की बात करते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर अपनी BBC हिंदी की वेबसाइट समझाना चाहूँगा। आपको यहाँ पर कश्मीरी पंडितों से जुड़े हर मुद्दे पर आपको यहाँ स्टोरी मिल जाएगी। जो हम सरकार की बात कर रहे थे कि सरकारों ने आखिर कश्मीरी पंडितों के लिए क्या किया, वो स्टोरी भी आप यहाँ देख सकते हैं। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। आई थिंक कनेक्टिविटी थोड़ी वीक है। हाँ, यहाँ पर ये है, ऊपर जाएंगे तो थोड़ी कनेक्टिविटी ये है जम्मू से ही ये स्टोरी भी है। और आप इस स्टोरी को देखिए। इस स्टोरी में आपको मिलेगा कि आखिर सरकारों ने कश्मीरी पंडितों के लिए क्या किया है। आपकी स्टोरी है? यह मेरी स्टोरी है सर।
और कश्मीरी पंडितों पे फिल्म बनने के बाद जो बहस तेज हुई थी, उस बहस को तो आप एक साइड में रखिए, बहस करिए, उसके पीछे का इतिहास भी जानना बहुत जरूरी होता है। और उस इतिहास को हम सिर्फ किसी डेटा हमारे साथ होते हैं, आंकड़े हमारे साथ होते हैं, उसके अलावा हमारे पास वॉइसेस होते हैं। वो वॉइसेस जो, जैसे हमने अभी हाल ही में सर जो जम्मू कश्मीर पर, जो जम्मू में लोग रह रहे हैं कश्मीरी पंडित, उनकी आवाज़ों को अपनी वेबसाइट के जरिए दिखाने की कोशिश की थी। और वो आप, मोहित कंधारी की स्टोरी है, वो आप यहाँ पर, हमारे सहयोगी हैं मोहित कंधारी, उनकी स्टोरी को आप यहाँ देख सकते हैं। यह है कि कश्मीर फाइल्स पर क्या कह रहे हैं कश्मीरी पंडित जो जम्मू में रहते हैं। तो सर, हमने अभी तक जो बात की है वो ये था कि कश्मीरी पंडितों के विस्थापन का वो दौर आपने देख लिया। उसके अलावा हमने देखा कि कैसे सरकार क्या कर रही है उन लोगों के लिए, और क्या उनके दिक्कतें वो क्या बता रहे हैं खुद के लिए। अब एक सवाल यहाँ पे ये भी बनता है कि कश्मीर फाइल जो फिल्म बनी है, उसके बाद जैसा आप सिनेमा हॉल से कुछ वीडियोस आ रहे हैं, कुछ चर्चाएं आप चाय की दुकानों पे सुन रहे हैं, कुछ चर्चाएं आप ऑफिसेज में अलग अलग सुन रहे हैं, तो आप इस पूरे कश्मीर फाइल्स के बाद बने हुए माहौल को कैसे देखते हैं? देखिए, फिल्म के अंदर क्या कहा गया है, कश्मीर पे और भी फिल्में आई हैं पिछले 30-40 सालों में, बॉलीवुड की फिल्में। फिल्म तो फिल्म है, डॉक्यूमेंट्री तो नहीं है, ये फिल्म है। फिल्म में बहुत सारी चीज़ों को बताने के लिए कुछ फिक्शन का भी सहारा लेना पड़ता है, फैक्ट्स को फिक्शन से भी समझाना पड़ता है। तो इस पे किस मकसद से इस फिल्म को बनाया गया है मुझे नहीं मालूम, लेकिन समझ में ये आ रहा है कि कश्मीरी पंडितों के पलायन को लोगों ने ठीक से इस मुद्दे को उठाया नहीं था, और शायद इस फिल्म के द्वारा ये कोशिश की गई है कि उनके जो मसले हैं और उनका जो पलायन हुआ था, और जिसको वो जीनोसाइड कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो जीनोसाइड था, लेकिन उनका ये एक क्लेम है, तो वो जो है उसको ठीक से भारत के लोग समझें। जो इतनी सरकारें आई हैं वो उन्होंने कुछ किया नहीं, तो ये एक मुझे लगता है उनका मकसद रहा होगा। मैं भी जानता हूँ, मेरे कश्मीरी पंडित बहुत दोस्त हैं यहाँ। मैं एक आपको वाक़या बताता हूँ। हमारा एक दोस्त था जिसके फादर एम्स में भर्ती थे बहुत दिनों तक। उनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि वो श्रीनगर में जाकर दम तोड़ें, वहाँ जाके उनकी मृत्यु हो अपने सरजमीन पे। उनका जन्म अधिकार है, उनका बर्थ राइट है कि वहाँ जिस जगह से वो वैली से ताल्लुक़ रखते हैं और वहीं उनका घर है, और वहाँ पर वो उनको जाना चाहिए। उसके लिए सरकारें और समाज सबको कोशिश करनी चाहिए। तो ये तो बात सही है, लेकिन अब फिल्म जिस तरह से इसको बैक किया जा रहा है राज्य सरकारों द्वारा, कई राज्य सरकारों द्वारा, केंद्रीय सरकार द्वारा, एक जो नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही कि मुस्लिम इसके ज़िम्मेदार थे पलायन के, आई थिंक वो थोड़ा सा हकीकत से परे है। और इसका असर ये हो रहा है कि फ़िल्म देख के लोग जो है वो तैश में आ रहे हैं, जोश में आ रहे हैं, और भड़काऊ बयान भी दे रहे हैं, और इससे माहौल और बिगड़ रहा है। इससे कश्मीरी पंडितों का कुछ फोकस उनकी मसलों पे जा रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। बात कश्मीरी पंडितों की ज़्यादा नहीं हो रही, उनके मसलों की बात हो रही है, कश्मीर फाइल्स की या सिनेमा घरों में जो। तो मुझे लगता है कि समाज को जोड़ने के बजाय अगर हम ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि समाज और भड़का रहे हैं लोग, तो मुझे लगता है कि ये हम एक अच्छे समाज की फॉर्मेशन की तरफ नहीं जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि कोशिश इस बात की होनी चाहिए कि कश्मीरी पंडितों की तरफ लोगों का ध्यान जाए। उनकी बड़ी समस्याएं हैं उसका। अब जम्मू में जो लोग गर्मियों में जब शुरू में आए थे, तो गर्मियों में कितने बूढ़े लोग मर गए थे, वो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाए थे। और अभी भी किस तरह से वो किस हाल में रह रहे हैं जम्मू के अंदर, वो यहाँ के लोग नहीं जानते। वो आप सोशल मीडिया पे आके ट्वीट कर दें उनके फेवर में, ये सब, वो उससे काम नहीं चलेगा। आप उनके लिए कुछ कीजिए, उनको ज़रूरत है आपकी मदद की। और बहुत खुददार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसा नहीं है कि वो 100% एजुकेशन उनके अंदर है। तो पढ़े लिखे लोग हैं, खुददार लोग हैं, वो आपके पास नहीं जाएंगे हेल्प मांगने के लिए, आपको खुद ही हेल्प करना पड़ेगा। उनको हेल्प की ज़रूरत है और जेन्युइन तरीके से। तो आपका कन्विक्शन होना चाहिए कि कश्मीरी पंडितों की हम मदद करें जिस तरह से भी हम कर सकते हैं, ताकि उनका भविष्य कश्मीर वैली में जैसे था पहले, वो पूर्वजों से चला आ रहा था, वैसे दोबारा से वापस चले जाए वो। तो आखिर में मैं जो सर लगातार जुबेर जी बता रहे थे मुझे
कि कैसे वो क्या सोचते हैं कश्मीरी पंडित जो जम्मू में रह रहे हैं अभी फिलहाल, उनकी ये स्टोरी आप जरूर देखिएगा। मैं एम्फेसिस बार बार इस बात पे इसलिए कह रहा हूँ, वो बता रहे हैं कि कश्मीर फाइल्स जब उन्होंने देखा, ये जब उसके बारे में चर्चा सुनी, तो उन्हें कैसा फील हो रहा है, वो क्या सोच रहे हैं कि फिल्म को किस तरीके से बनाया जाना चाहिए, क्योंकि वो प्रतिनिधित्व कर रहा है ऐसे जम्मू के लोगों का जो कश्मीर से विस्थापित होकर अब जम्मू में रह रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि सर ये हमारी चर्चा सार्थक हुई होगी। ज़रूर। मुझे लगता है कि जो लोग हमें देख पाए और सुन पाए उनको थोड़ी बहुत जानकारी हमने जो देने की कोशिश की उससे उनको फ़ायदा हुआ होगा। और BBC वेबसाइट पे हमारी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, लोग आके पढ़ सकते हैं और वीडियोज़ हैं, देख सकते हैं सोशल मीडिया पे। और इसके अलावा हम लगातार इस मुद्दे पर स्टोरीज़ करते ही रहेंगे। तो फिलहाल हम इजाज़त चाहते हैं। नमस्कार।